हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आइटम, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल आइटम्स। तो जैसा कि हमने अभी तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे सोर्सेज ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर साइट्स के सारे एक्सपेंडिचर्स आइटम को एक एक करके डिटेल में स्टडी कर लिया है। बस एक आइटम रह गया है एक्सपेंडिचर साइड का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है ये प्रैक्टिकली लाइफ के लिए भी, और साथ ही साथ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 3 to 4 मार्क्स का ये टॉपिक रहता है एग्ज़ाम में, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल आइटम। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइटम है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से और बारीकी से इस टॉपिक को समझिएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बड़ा इम्पॉर्टेंट था, बिल्कुल उसी की तरह ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल आइटम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन और इस वाले टॉपिक में से और में करके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और कई बार इंडिविजुअली क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक में से बन जाते हैं। आप लास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे तो कई बार आपको ये आइटम्स देखने को मिलेगा कि कई बार ये पूछा गया है, सब्सक्रिप्शन और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल आइटम। तो बड़ी ध्यान से, सावधानी के साथ, बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल आइटम। देखिए, इस आइटम को समझने के लिए हम चलते हैं पहले अपनी क्लास 11th पर। क्लास 11th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद आया आपको? मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ और आप ध्यान करिए कि वो था क्या टॉपिक जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये पढ़ा था हमने, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे? COGS। करेक्ट। ये टॉपिक क्या था? देखो, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो गुड्स कंज्यूमेबल आइटम है ना, ये टॉपिक हमारा इसी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर हमें ये टॉपिक ध्यान में आ गया जो क्लास 11th में पढ़ा था, तो हमें ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, समझते हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या था। कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा था। इसका मीनिंग ये होता था कि जितना भी माल बिका है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी लागत क्या है। और हम ये क्यों निकालते थे COGS? क्योंकि जितना माल बिक गया है हमारी फैक्ट्री में से, उसकी कॉस्ट तो आई होगी ना। विदाउट कॉस्ट कोई भी माल मैन्युफैक्चर तो हो ही नहीं सकता और ना बिक सकता है। तो उसकी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करा करते थे और फाइनल अकाउंट में भी दिखाते थे इसको, और अलग से इसकी कैलकुलेशन भी करते थे। करेक्ट, हमने क्लास 11th में सीखा हुआ है। तो ऐसा क्यों करते थे? ताकि हम अपनी कॉस्ट को सही ढंग से कैलकुलेट कर सकें, और एक्सपेंडिचर साइड यानी कि जब हम P&L अकाउंट बनाते थे तो डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करते थे। क्योंकि ये जनरली खर्चा है, खर्चा हम दिखाएंगे नहीं तो ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस पर कैसे पहुंचेंगे, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते थे। करेक्ट। अब ये निकालते कैसे थे? तो देखिए, एक एग्जाम्पल से बात को ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में हम क्लास 11th में इस टॉपिक को ना रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रटने वाला टॉपिक है ही नहीं है, समझने वाला टॉपिक है। ये क्या है? COGS। समझिएगा ध्यान से। देखिए, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर में ये कुछ लास्ट ईयर का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो लास्ट ईयर का स्टॉक है उसको आप क्या कहते हो? करंट ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक कहते हैं हम। अब ये स्टॉक किसी का भी हो सकता है। अगर वो फैक्ट्री है शूज़ मेकिंग की तो शूज़ हो सकता है, अगर वो मेडिसिन की है तो मेडिसिन स्टॉक हो सकता है, अगर वो क्लोथ की है तो क्लोथ हो सकता है। मतलब वट एवर जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ, मैं यहाँ पे मेडिसिन ले लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल बस ले रहा हूँ समझाने के लिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अच्छा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लीजिए 10,000 यूनिट का। करेक्ट। ड्यूरिंग द ईयर हमने मेडिसिन मैन्युफैक्चर करी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या मान लीजिए हमने परचेज करी है। तो परचेजेस मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर ये हमने करी है ₹20,000 की। ठीक है।
अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फैक्ट्री में हमारे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया, आप कहेंगे 30,000 का हो गया। 10,000 पिछली बार का यानी ओपनिंग स्टॉक है और 20,000 का हमने और खरीद लिया, तो टोटल मिला के अब कितना हो गया, 30,000 रुपीज़ का स्टॉक हो गया। अब मैं एक चीज़ आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि एट द एंड ऑफ द ईयर आकर के हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स कि अंत में बिना बिका हुआ माल कितना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए 15,000 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 15,000 का जो बैलेंस बचा हुआ है, तो 15,000 स्टॉक गया कहाँ, कहाँ चला गया वो? आप कहोगे कि वो स्टॉक बिक गया होगा। यस, वो स्टॉक क्या हो गया होगा, सोल्ड हो गया होगा। अच्छा, वैसे एजम्पशन हमारी ऐसी भी हो सकती है कि वो स्टॉक चोर चोरी करके ले गया, या फायर लग गई फैक्ट्री में तो उसकी वजह से नुकसान हो गया, या अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी एजम्पशन लेना एक रेयरली होता है ना, ये कोई हमेशा तो नहीं होता ऐसा। तो अच्छी बेस्ट एजम्पशन क्या होगी कि वो माल हमारा बिक गया है। तो माल बिक गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सोल्ड ऑफ मेडिसिन। करेक्ट, सोल्ड ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया होगा, 15,000। तभी जाके एट द एंड 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। इसी सोल्ड ऑफ मेडिसिन को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ सोल्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 15,000 रुपये वो आइटम थोड़ी है, ये 15,000 रुपये वो अमाउंट थोड़ी है जो जिसमें आपने बेचा है। ये अमाउंट तो वो अमाउंट है कि कितनी कॉस्ट वाला आपने बेचा है। इतने में बेचा ही थोड़ी होगा, इसको तो ज़्यादा में बेचा होगा, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके बेचा होगा। तो ये क्या है, ये सोल्ड मेडिसिन की कॉस्ट है। करेक्ट, ये सोल्ड मेडिसिन की क्या है, कॉस्ट है। इसी को क्या बोलते थे हम क्लास 11th में, COGS कहा करते थे हम। यही तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल ये। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट एनपीओ के लिए भी लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा एनपीओ के लिए भी। बस डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस समझिएगा ध्यान से। ये जो मैंने अभी बात करी है, ये है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट, वो तो प्रॉफिट अपना अर्न करती है, बिजनेस करती है, माल बनाती है, बेचती है। लेकिन एनपीओ ऐसा तो नहीं करता ना। एनपीओ क्या करता है, एनपीओ व्यापार तो करता नहीं है, एनपीओ मैन्युफैक्चरिंग तो करता नहीं है, सोल्ड तो करता नहीं है। मान लो मैं एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लूँ, तो हॉस्पिटल में जो मेडिसिन्स लगती होंगी, पेशेंट्स को कंज्यूम कराई जाती होंगी, बेड्स लगते होंगे और बहुत सारा स्टॉक लगता है वहाँ पर, तो वो कोई मैन्युफैक्चर थोड़ी करता है एनपीओ। वो तो बना बनाया माल लेता है और उसको कंज्यूम करा देता है पेशेंट्स को। यस, तो एनपीओ में ऐसा नहीं होता। एनपीओ में कैसा होता है, एनपीओ के अंदर में केवल कंज्यूम किया जाता है, वहाँ पे बेचा नहीं जाता माल। वहाँ पर सोल्ड करने के पर्पज़ से हम खरीदते नहीं हैं, वहाँ पर हम कंज्यूम करने के पर्पज़ से माल को खरीदते हैं। करेक्ट है ना? तो इसलिए दोनों में इतना डिफरेंस है कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना व्यापार करती है, माल बेच करके पैसा कमाती है, लेकिन एनपीओ ऐसा नहीं करता है। एनपीओ उसी स्टॉक को कंज्यूम करता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यही कॉन्सेप्ट हम एनपीओ में भी लगाते हैं, और देखिए कितना आसान है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकाल लेना। आते हैं अब हम एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही सारा कॉन्सेप्ट बनेगा। चलिए लिखना यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या बात बनेगी, हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। तो कितना ड्यूरिंग द ईयर एक संस्था के अंदर कितना स्टॉक ऑफ गुड्स कंज्यूम हो गया। जैसे हॉस्पिटल का मैंने एग्जांपल लिया, वहाँ पे कितनी मेडिसिन कंज्यूम हो गई ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जितनी कंज्यूम हो गई होंगी वो हमारी कॉस्ट आई होगी कि नहीं आई होगी, वो हमारी कॉस्ट है। उस कॉस्ट को हम कैलकुलेट करके एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम कॉस्ट। तो निकालते हैं, क्या करेंगे हम इसके लिए, पहले यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है कुछ, यानी लास्ट ईयर का कुछ है तो नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन।
यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा देखो, ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि मेडिसिन का स्टॉक होगा। एक बात मैं आपको बोल दूँ, मान लीजिए एनपीओ अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे। जैसे क्रिकेट क्लब है तो वहाँ का स्टॉक क्या होगा, पैड होंगे, ग्लव्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, बैट बॉल होगा, ये सब होगा। और अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ मेडिसिन होगी, और अगर कॉलेजेस वगैरह है तो वहाँ पर बुक्स वगैरह होंगी, है ना। तो अलग अलग एनपीओ का अलग अलग स्टॉक होगा। कोई सा भी स्टॉक आ जाए, हमें तो अकाउंटिंग करनी है यहाँ पर, स्टॉक कोई भी आए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। हम जैसी अकाउंटिंग यहाँ पे सीख रहे हैं वैसे ही सभी एनपीओ के लिए कर देंगे। बात सिंपल है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जितना भी होगा हम लिख देंगे, क्वेश्चन हमें बता देगा। ड्यूरिंग द ईयर कितना हमने परचेज करा है, परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। वेरी गुड। और इतना कर लेने के बाद हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि टोटल स्टॉक कितना है। टोटल स्टॉक कितना हो गया हमारी फैक्ट्री में। अब यहाँ फैक्ट्री तो नहीं, एनपीओ है। और साथ में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उसको क्या कर देंगे आप, कहेंगे माइनस कर देंगे उसको हम। तो इतना कर लेने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। वेरी गुड। तो कितनी ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन कंज्यूम हो चुकी है वो निकल के आ जाएगा, और ये जनरली खर्चा है। इस खर्चे को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इस खर्चे को हम रिकॉर्ड कर देंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड। खर्चा है हमारा इस साल का, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करेक्ट। तो इतनी बात तो बहुत आसान है, सिंपल है, समझ में आ गई हमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अब जितनी बात हमने समझी है उसका पहले एक क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद फिर फर्दर बात करना स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने जो अभी ये बात समझी है इसको हम वर्किंग नोट में करेंगे, ठीक है ना। अभी तक जैसे आपने सब्सक्रिप्शन सीखा था, तो सब्सक्रिप्शन को कहाँ हमने रिकॉर्ड करा था, वर्किंग नोट में बनाया था। जो कैलकुलेशन निकल के आ गई थी लास्ट में, उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में पोस्ट कर दिया था। सेम ऐसे ही इसके लिए भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर देंगे। चलिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को आप। देखिए, हमें क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, यहाँ पे गुड्स का नाम मैं ले लेता हूँ, मान लो स्पोर्ट्स मटेरियल ले लेता हूँ, है ना। कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, और ईयर है 31 मार्च 2021। इस साल के लिए हमें कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल निकालना है। और क्वेश्चन में क्या क्या आइटम गिवन है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 15,000 रुपीज़, ये अमाउंट है। ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी गई है, परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर 30,000 का और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करा इस साल। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ऐसा मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो है 20,000। ठीक है जी। तो ये तीन छोटी सी सिंपल सी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना होगा। ये बहुत ही सिंपल केस है जो मैं पहले ले रहा हूँ, केस नंबर 1। अभी हम इससे आगे चलेंगे, पहले इतना करते हैं। चलिए जी, आप भी मेरे साथ साथ में करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हमें दिखाना है, तो पहले मेन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दिखा देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। चलिए एक एक करके यहाँ पे पोस्ट करेंगे। पहले इसका फॉर्मेट बना देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट बना के आपने यहाँ पे छोड़ देना है, और फिर कहाँ पे पहुँच जाना है, आपने चले जाना है वर्किंग नोट पर। और वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेशन दिखाओगे आप,
कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना है। निकालते हैं जी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था, 15,000 का था। आप कहोगे प्लस कर देंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितना परचेज करा था, 30,000 का। टोटल हो गया स्टॉक 45,000, टोटल स्टॉक हो गया 45,000। और आप कहेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 20,000। इतना कर लेने के बाद हमारा आंसर आएगा 25,000। ये 25,000 क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। करेक्ट, ओके है यहाँ तक की बात। यही कॉस्ट हम कहाँ लेके जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड कर देंगे और वहाँ पे रेफ़र कर देंगे कि ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। और यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना, 25,000। ठीक है ना। एक बार मैं अमाउंट भी चेक कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई अमाउंट में। देखो 15, 30, 45 और -20 तो बचा 25,000। करेक्ट है बिल्कुल। बहुत सिंपल सा केस, इतनी बात ओके है हमें। अब हम चलते हैं आगे। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, आप कह रहे होंगे तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक बात ऐड हो जाती है और वो बात इस कॉन्सेप्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है और लेंथी बना देती है। वो बात क्या है, वो बात है परचेजेस के अंदर में। मैं वापस से उसी वाले पेज पर आ गया समझाने के लिए। देखिएगा ये जो परचेज होती हैं, हमें इस बात को बड़े अच्छे से पता है कि परचेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से की जा सकती हैं। एक हो सकता है कैश परचेज और एक हो सकता है क्रेडिट परचेज, है ना। या तो हम नगद में माल खरीद सकते हैं या फिर उधार में माल खरीद सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कैश परचेज भी हो सकता है, क्वेश्चन बता देगा हमें, और क्रेडिट परचेज ये भी हो सकता है, ये भी हमें क्वेश्चन बता देगा। अगर क्वेश्चन हमें दोनों चीज़ें बता रहा है तो आप क्या कहोगे कि परचेज निकालना तो बड़ा ही आसान है। कैसे निकलेगा परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज दोनों को जोड़ दिया जाए, टोटल परचेज निकल के आ जाएगा, और जो निकल के आएगा उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही आसान बात है ये तो। अब क्वेश्चन हमें डायरेक्ट थोड़ी दे देगा, बना बनाया करा कराया माल थोड़ी दे देगा हमें क्वेश्चन एकदम से। अब यही तो क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट आएगा, हमें क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज डायरेक्ट नहीं दी जाएगी। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी में से उठ करके आते हैं कि क्वेश्चन हमें क्रेडिट परचेज डायरेक्टली नहीं बताता है, हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जरा आइएगा यहाँ पे समझिएगा कि क्रेडिट परचेज आखिरकार कैसे निकाली जाए। देखिए क्रेडिट परचेज कर लेने से जो हमारी पार्टी है उसको हम क्या कहते हैं, जरा सोचिए बताइएगा मुझे। मैं अगर किसी पर्सन से उधार में माल खरीद रहा हूं तो वो पर्सन मेरे लिए क्या है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताऊं, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर वाई से उधार में माल खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं। तो बताइए वाई जो हैं वो एक्स के लिए क्या कहे जाएंगे, आप कहेंगे वो क्रेडिटर है उसका, वो उसका लेनदार है, बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ कि क्रेडिट परचेज कर लेने से कौन जनरेट हो जाता है, क्रेडिटर जनरेट हो जाते हैं, है ना। क्रेडिटर्स कैसे आ जाते हैं, क्रेडिट परचेज कर लेने से, उधार में माल खरीद लेने से। तो अब हमें क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन हमें क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा, और उसी से हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन अब हमें क्रेडिटर्स के बारे में जानकारी देगा और हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना है, और उस अकाउंट के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, अपनी क्रेडिट परचेज। और जैसे ही क्रेडिट परचेज निकल जाए आप क्या करोगे, कैश परचेज जितनी दी होगी क्वेश्चन में, अगर दी है तो उसमें आप क्रेडिट परचेज को ऐड कर दोगे और वापस से कहाँ पहुँच जाओगे, टोटल परचेज पर आ जाओगे।
तो अब हमें इसमें एक फर्दर काम हमें करना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा और उसी के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, अपनी क्रेडिट परचेज। तो चलिए अब हम सीखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा। हालांकि क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना हमने कक्षा 11वीं में भी सीखा था, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना हमें ध्यान से सीखना होगा। क्योंकि क्रेडिटर्स का अकाउंट आपने सिंगल एंट्री में भी सीखा था, तो वैसा ही है ये भी क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, जो क्रेडिटर्स का अकाउंट हम बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं है क्रेडिटर जो अभी मैंने लिया। अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा, तो पहले समझ लेते हैं हम क्रेडिटर्स का अकाउंट। देखिए जी, क्रेडिटर्स अकाउंट, जब भी हम लेजर बनाते हैं तो सबसे पहली बात क्या आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक आपने पहचान लिया होगा, मैं हर बारी जब भी लेजर बनाता हूँ तो मैं एक बात आपसे करता हूँ हमेशा कि उस लेजर का क्या पता होना चाहिए, हमें नेचर पता होना चाहिए। तो क्रेडिटर्स किस नेचर का प्राणी है? आप कहेंगे ये है हमारी लायबिलिटी, ये है हमारा उत्तरदायित्व। और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब भी घटती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। करेक्ट। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी कि लास्ट ईयर का जो बैलेंस अगर है, तो हमें उसको कहाँ लिखना चाहिए? आप कहेंगे क्रेडिट साइड लिखिए, क्योंकि ये इसका पॉजिटिव बैलेंस है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी ओपनिंग बैलेंस कहाँ से, क्रेडिट साइड से, है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं हम यहाँ पर, पहले फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला आइटम क्या, बाय बैलेंस CD। जितना भी अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया होगा हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये क्या है, ये है अपना ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्या है ये? ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस। अच्छा, जब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आया है तो आप मुझे बताइए क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? आप कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, सीधी सी बात है। तो क्लोजिंग बैलेंस को मैं डेबिट साइड लिख दूँ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ क्योंकि इसमें एक दो आइटम अभी और भी आएंगे। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिएगा ज़रा ध्यान से। अच्छा, देखिए, तो आपने मुझे बताया कि जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट साइड में, और लिखेंगे टू बैलेंस CD। अच्छा, यहाँ पे मैंने CD लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मेरे से। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर BD, बाय बैलेंस BD। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD। तो जितना भी अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये क्या चीज़ है, ये है क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये है क्लोजिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस। दो बातें बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बात को। ऐसा भी तो होता है जो हमारा क्रेडिटर्स होता है, हमारा उससे बड़ा तालमेल बन जाता है, मतलब उससे कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन क्रिएट हो जाता है बड़ा अच्छा, क्योंकि हम बार बार उससे खरीदते रहते हैं, एक ही पार्टी से माल खरीदते हैं, तो हमारा उससे बड़ा अच्छा बॉन्डिंग बन जाती है, हो जाता है ना, ऐसा नॉर्मली होता है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसी से हर बारी माल खरीदें, हर बारी हम उसी से स्टॉक खरीदें, क्योंकि हमारा उसके ऊपर विश्वास जड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम उसको एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं। हम अपने क्रेडिटर को कई बार क्या भी कर देते हैं, एडवांस पेमेंट कर देते हैं। तो हो सकता है कि हमने अपने क्रेडिटर्स को लास्ट ईयर ही एडवांस दे दिया हो, या लास्ट मंथ ही दे दिया हो, जरूरी नहीं ईयर ही हो। मतलब करंट मंथ का जो बैलेंस है वो मैंने लास्ट मंथ में ही पे कर दिया, तो उसको मैं क्या कहूँगा, एडवांस पेमेंट कर दी। एडवांस पेमेंट कर दी और बाद में मैं डिलीवरी ले लूँगा जो भी स्टॉक खरीद रहा हूँ। तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस को कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। करेक्ट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस कहाँ लिखेंगे हम, टू बैलेंस BD। ये है हमारा एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। और जो एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आप बताओगे, क्रेडिट साइड लिख दो, बाय बैलेंस CD। ये है अपना एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, और इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। चार बातें हमें समझ में आ गई है। अब अगली बात बड़े ध्यान से समझिएगा।
हम अपने क्रेडिटर्स को अमाउंट पेड भी तो करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। उधार माल खरीदे जाएंगे और पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसी कौन सी बात हो गई? क्रेडिटर्स भगा देगा हमें, अब मैं नहीं बेच रहा। तो क्रेडिटर्स को हम ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स करेंगे। पेमेंट करने की जरा जर्नल एंट्री बताइए मुझे क्या होगी। आप कहेंगे पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो लायबिलिटी जब कम होती है तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और पेमेंट आप कैश में कर रहे हो या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको क्रेडिट कर दोगे टू कैश या बैंक अकाउंट। वेरी गुड, जितना भी अमाउंट होगा दिखा दोगे यहाँ पर। अब इसकी पोस्टिंग करिए कि ड्यूरिंग द ईयर जितना भी हमने अमाउंट पेड करा है उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। आप कहोगे देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, अच्छा तो डेबिट साइड में पोस्टिंग जानी चाहिए। वेरी गुड, तो आप क्या लिखोगे? टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना? टू कैश या बैंक अकाउंट, वेरी गुड। और यहाँ पे आप लिख दोगे ये हमने क्या कर दी है, ये हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है। हो गई इतनी बात क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया, जितना है यहाँ पे लिख देंगे। अब इतना कर लेने के बाद फिर आएगा क्या? इतना कर लेने के बाद आप देखोगे टोटलिंग करोगे तो डेबिट साइड आपकी बड़ी आएगी और क्रेडिट साइड शॉर्टफॉल आएगी। तो डेबिट में से क्रेडिट आप माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ बचेगा? क्रेडिट साइड में बचेगा। यहाँ पे मैंने जगह जो छोड़ी है ना, ये इसी के लिए छोड़ी है। और ज़रा सोचिए इसको क्या कहा जाएगा। आप इसको बोलोगे कि ये हमारी क्रेडिट परचेज है। ये जो बैलेंस यहाँ बचेगा ये क्या है? ये हमारी है बाय क्रेडिट परचेज। वेरी गुड, ये हमारी बचेगी हमेशा बैलेंसिंग फिगर। इसी के लिए तो हम अकाउंट बना रहे हैं, इसी के लिए तो हमने ये अकाउंट बनाया वर्किंग नोट में कि क्रेडिट परचेज को हम फाइंड आउट कर सकें। मिल गया आंसर। तो क्रेडिट परचेज क्यों है? आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि इसको क्रेडिट परचेज क्यों बोला मैंने। समझिएगा, जब हम अपने क्रेडिटर से उधार में माल खरीदते हैं तो बताइए मुझे जर्नल एंट्री क्या करेंगे आप? जर्नल एंट्री बताइए ज़रा मुझे, क्या जर्नल एंट्री करोगे? आप कहोगे उधार में माल खरीदने की हम जर्नल एंट्री दिखाते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, करेक्ट, और टू क्रेडिटर्स अकाउंट। भाई हमारी लायबिलिटी जनरेट हो गई है, माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और लायबिलिटी जनरेट हो गई, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने। यही होता है नॉर्मल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब आपने उधार में माल खरीदा तो ये जर्नल एंट्री करिए, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के किस साइड में आप पोस्ट करोगे ज़रा मुझे बताओ? क्रेडिट साइड में ही तो करोगे। तो इसलिए क्रेडिट साइड में क्या आया? क्रेडिट परचेज। तो ये जो बैलेंस बच रहा है ना, इसको नाम क्या दिया जाएगा? क्रेडिट परचेज का। बात समझ में आ गई? ये हमारी है क्रेडिट परचेज, इसलिए यहाँ पर आएगा आपका ये बैलेंसिंग फिगर हमेशा निकल के क्रेडिट परचेज। इस तरीके से क्रेडिट परचेज को फाइंड आउट कर लिया जाता है। हो गई है बात यहाँ तक क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी को मिला करके 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा मोटा ऐसे ही क्वेश्चन तो आ नहीं जाएगा, जैसे मैंने पहला केस कराया था वो तो बहुत ही सिंपल केस था। अब इसका एक क्वेश्चन लगा लें, क्वेश्चन लगा करके देखें फटाफट से कि कैसे इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। क्वेश्चन से हमें बातें जितनी हमने सीखी है उसमें 100% हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए जी एक क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जी प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है। हाँ जी, क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पुण्य ट्रस्ट। वाह जी वाह, ये कैसा ट्रस्ट है? पुण्य ट्रस्ट। पुण्य ट्रस्ट जो है वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। इसमें हमें 2 चीज़ें कह रहा है क्वेश्चन कि कुछ आइटम्स हमें दिए गए हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे वो हमें बताना है। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे तब हम कैसे डील करेंगे, और साथ ही साथ जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कैसे डील करेंगे। तो 2 चीज़ें हमें बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आइटम क्या है? अच्छा मेडिसिन वगैरह हैं, तो हमें पढ़ते ही समझ में आ गया है ये कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल आइटम निकालने के लिए बोला गया, पढ़ते ही समझ में आ गया ना। तो पहली बात तो ये है। तो इसमें बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट जब मैं करा रहा था आपको तब मैंने बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट में हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं। चलिए जी देखते हैं जरा हमें दिया क्या क्या हुआ है।
स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2020 मीन्स क्या, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 30,000 रुपये स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, यानी कि आप इसको क्या बोलोगे, ओपनिंग स्टॉक कहोगे ना, ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020। और 31 मार्च 2021 का बैलेंस है 5,000, इसको क्या बोलोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक है। बिल्कुल। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन हमें गिवन है 20,000 का और 13,000 का। ये जो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन है ये क्या है, हम इस क्रेडिटर से उधार में माल खरीदते हैं, है ना। और ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है 20,000, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट ईयर हमने ये अमाउंट अभी दिया नहीं है अपने क्रेडिटर्स को, ये अभी हमारे ऊपर बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, यानी हमारे क्रेडिटर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। इसको आप क्या नाम दोगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स का। वेरी गुड। और 13,000 को क्या बोलोगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। आगे बढ़ते हैं। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2021, ये लीजिए 31 मार्च 2021 यानी करंट ईयर की बात कर रहा है। और करंट ईयर में अमाउंट पेड कितना करा है हमने मेडिसिन के लिए, 13,000 रुपये, लेकिन ये एडवांस पेमेंट है, समझ रहे हो ना, अगली साल का अभी दे दिया, ऐसे कह सकते हो आप, या आगे आने वाले टाइम का आपने अभी पेमेंट कर दी अपने क्रेडिटर्स को, एडवांस पेमेंट है। तो ये पेमेंट कौन सी है बताओ, क्लोजिंग है ना ये, इसको नाम क्या दोगे, एडवांस पेमेंट एट द एंड। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ, एडवांस एट द बिगनिंग। वेरी गुड। ये है 2,000 रुपये। एडवांस सॉरी अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 रुपये। और हमने अमाउंट पेड करा है मेडिसिन के लिए, कितना पे करा है, 1,08,000 रुपये का। ये जो अमाउंट हमने पे करा है, ये अमाउंट किसको पे करा है, जो हमारा क्रेडिटर्स है। देखिए आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कैश परचेज क्यों नहीं लिया गया, इसको कैश परचेज क्यों नहीं लिया। एक्चुअल में कैश परचेज के लिए हमें क्वेश्चन बता देगा अलग से कि कैश परचेज क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कैश परचेज के लिए कुछ लिखा तो है नहीं है, यहाँ तो बता रहा है कि क्रेडिटर्स की डिटेल दे रखी है और अमाउंट पेड कितना करा है मेडिसिन के लिए ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने अपने क्रेडिटर्स को ही तो करा होगा, सीधी सी बात है। कैश परचेज ये पुण्य ट्रस्ट करता ही नहीं है, तभी तो क्वेश्चन में दी नहीं है। तो कैश परचेज हमें क्वेश्चन बता देगा, आप बेफिक्र रहिएगा। तो इसलिए ये कैश परचेज नहीं है, ये क्या है, ये हमारी अमाउंट पेड है ड्यूरिंग द ईयर, जितना हमने क्रेडिटर्स को करा है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्लियर है, करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सॉल्यूशन का मेन पार्ट का फॉर्मेट। क्या बनाएंगे पहले हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं, इनकम रुपीज़, एक्सपेंडिचर रुपीज़। देखिए इसमें इनकम का काम तो है ही नहीं है, एक्सपेंडिचर साइड ही जाने वाला है, तो रिकॉर्ड कर देंगे अभी इसको हम। और साथ ही साथ हमें क्या भी बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट भी बना देते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, इस साल की बैलेंस शीट कैसे जाएगी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। एसेट्स रुपीज़ और यहाँ पर लाइबिलिटीज़। इसमें पोस्टिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप बड़े अच्छे से जानते हो, हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं। पहला वर्किंग नोट बताइए क्या बनाएंगे हम, पहला वर्किंग नोट हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर क्या है, मेडिसिन है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। इसको फाइंड आउट कर ले कितना आएगा, कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मेट बना के छोड़ दो, ठीक है। देखिए क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ उस तरीके से आप समझोगे तो ईजिली आसान रहेगा समझने में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है अभी हम देख लेंगे क्वेश्चन में से। दूसरा आप क्या करेंगे, परचेजेस जितनी भी हैं ड्यूरिंग द ईयर की उसको प्लस कर दोगे, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा यहाँ पे जो परचेज गिवन है वो केवल एक ही परचेज गिवन है और उसका नाम क्या है, क्रेडिट परचेज।
लेकिन क्रेडिट परचेज क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट? आप कहेंगे नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे, वहाँ पे क्रेडिट परचेज को कैलकुलेट कर देंगे। बहुत आसान है। अभी निकालते हैं इसको भी हम। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 का। और लास्टली आप क्या कहोगे? इतना करने पे हमें क्या पता चल जाता है? टोटल स्टॉक ऑफ मेडिसिन पता चल जाएगा, निकाल लेंगे। और इसमें से फिर आप क्या माइनस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। वेरी गुड, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और एट द एंड जो अमाउंट आ जाएगा वो अमाउंट क्या होगा हमारा? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड आ जाएगा ना। वेरी गुड। जितना आएगा उसको हम कहाँ भेज देंगे? एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। हो गई बात यहाँ तक। अब जरा यहाँ पे अमाउंट पुट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखते हैं मेडिसिन का कितना था और क्लोजिंग स्टॉक कितना था, उसको यहाँ पे पहले पुट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में कितना गिवन है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। देखिए ये रहा, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। 30,000 रुपये और 5,000 रुपये। तो 30,000 और 5,000 को पहले रिकॉर्ड करते हैं। 30,000 ओपनिंग स्टॉक और 5,000 है क्लोजिंग स्टॉक। लिख दिया हमने यहाँ पर। परचेजेस हमें निकालनी पड़ेगी पहले। जैसे ही ये निकल गया सारा काम फिनिश हो जाएगा। और इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। और वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें क्या बनाना है? आप कहेंगे इसमें बना दीजिए क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट, सारी बातें हमने समझ ली। सीधा यहाँ पे अमाउंट पुट करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस और यहाँ पर पर्टिकुलर्स डेबिट साइड और यहाँ पर क्रेडिट साइड, है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या क्या लिखते हैं, सारा मैं यहाँ पे लिख दूँ। हम पहले ही समझ चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में कहाँ पर क्या क्या जाना होता है, क्यों जाना होता है। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर का। कितना है अभी देख लेंगे क्वेश्चन में। जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा आप यहाँ पे दिखाओगे, टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का अभी देख के यहाँ पे हम पुट कर देंगे। करेक्ट। इसके बाद एडवांस पेमेंट भी करी थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन बता रहा था हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एडवांस पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। एडवांस ओपनिंग है ये, और जो क्लोजिंग है एडवांस उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। एडवांस का क्लोजिंग, वेरी गुड। तो एडवांस का क्लोजिंग यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर जितनी हमने पेमेंट करी होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे? आप कहेंगे उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट के नाम से। और यहाँ क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ निकल के आ जाएगा हमारा बाय क्रेडिट परचेज। वेरी गुड। ये आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकल के। बैलेंसिंग फिगर डाल दें जरा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना कितना। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से। ओपनिंग क्रेडिटर्स सारा एक बार में देखेंगे ध्यान से और यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए जी, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है क्वेश्चन में? 20,000 और क्लोजिंग है 13,000। एडवांस एट द एंड कितना है? 13,000 और एडवांस बिगिनिंग कितना है? 2,000 रुपये। लिख दें ओपनिंग 20, 13, 13 और 2। चलिए दोबारा देख लेंगे अगर कोई गलती होगी, ताकि कोई गलती ना रह जाए। तो 20 और 13 को पुट करता हूँ पहले मैं यहाँ पर। जो ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं 20,000 और 13,000 रुपये, 20,000 और 13,000 रुपीज़। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 13,000 रुपीज़। करेक्ट। एडवांस एट द एंड मुझे याद है कितना था? 20,000 और ओपनिंग बैलेंस एडवांस का कितना था? 2,000 रुपीज़। वेरी गुड। अब एक अमाउंट हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट कितना पे करा है क्रेडिटर्स को। तो कितना था? 1,08,000 था ना। वेरी गुड। देखिए ये दे रखा है 1,08,000 रुपये। हाईलाइट कर देता हूँ मैं। 1,08,000 रुपीज़ ये रहा।
चलिए जी इसको रिकॉर्ड कर दें। बिल्कुल, इसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स ड्यूरिंग द ईयर कितना, 1,08,000 रुपीज़। इतना कर लिया। अब टोटल कर दें। टोटल करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। चलिए टोटल लगाएं जरा, कितना आएगा, 1,10,000 हो गया, और ये हो गया 1,23,000, 1,23,000। 40,000 माइनस करें तो कितना बचेगा, 1,00,000 इसमें से आप कहेंगे 83,000, है ना, 83 बचेगा। एक 20 में से 40 घटाओगे, सीधी सी बात है 80 बचेगा, और 80 और 3 हो जाएगा हमारा 83,000। ये हमारी आ गई क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकल के। इस क्रेडिट परचेज को कहाँ लेके जाओगे आप, जो मैंने वहाँ पे छोड़ा था ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1 में, वहाँ पर ऐड कर दोगे। लीजिए जी यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम, 83,000, करेक्ट। अब दोनों को ऐड करोगे, 1,13,000, 1,13,000 निकल के आ जाएगा, और 1,13 में से 5,000 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 1,08,000। 1,08,000 का निकल के आ जाएगा हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। इसी को हम डायरेक्ट लिख देंगे, अपनी लागत निकल के आ गई कि मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर कितनी कंज्यूम हुई है, यानी कि ये जो पुण्य ट्रस्ट चैरिटेबल है, इसने कितना पेशेंट्स को अपने मेडिसिन कंज्यूम करा दी है ड्यूरिंग द पूरे साल में, 1,08,000 रुपए की ये खर्चा है। इसको दिखा देंगे हम यहाँ पे। चलिए जी लिखते हैं यहाँ पर हम, टू कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, और इसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर देंगे। 1 और 2 दोनों, भाई दोनों से निकल के आया ना, 1,08,000 रुपये। और कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि यहाँ पे मैच तो करता नहीं है। भाई मैच क्या करना है, यहाँ तो अभी हम केवल एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब एक आइटम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी हमने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो बहुत बारीकी से और ध्यान से समझ लिए हैं। ये जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है हमारे फुल फ्लैज क्वेश्चन में काम आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पूरा करने में, और बैलेंस शीट को भी। चलिए बैलेंस शीट में पोस्ट करें। बताइए क्या क्या जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। आप कहोगे जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वही जाना चाहिए। देखो ओपनिंग मेडिसिन का जो बैलेंस है वो 5,000 रुपये है, क्लोजिंग बैलेंस है। इसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 5,000 रुपये, इसको अपनी करंट ईयर की बैलेंस शीट की असेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, हमारी असेट है ये। अच्छा, क्रेडिटर जो गिवन है 13,000 रुपये के, ये हमारी लाइबिलिटी है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। एडवांस जो पेड करा है हमने इस साल 13,000 रुपये का, ये क्या है, ये हमारा क्या है बताइए, प्रीपेड एक्सपेंस है ना ये। तो जो एडवांस पेमेंट हमने करी है ये हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड में, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जिसकी हम पेमेंट एडवांस में कर देते हैं लेकिन उसकी सर्विसेज हमें इन फ्यूचर में मिलने वाली है। तो जिससे भी हमें बेनिफिट मिलता है वो हमारी एसेट ही तो होती है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एसेट साइड में चला जाएगा। अच्छा, ये जो एडवांस पेड दे रखा है 2020 का, क्या ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, बताइए ज़रा। आप कहेंगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर का बैलेंस है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। वेरी गुड। अच्छा, जितना हमने पेड करा इससे कोई मतलब नहीं है, जो बैलेंसेस बचे हैं उसको दिखा देते हैं बैलेंस शीट में। पहले लिखते हैं 5,000 और 13,000, और उसके बाद 13,000 दूसरे। चलिए जी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। 5,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, करंट ईयर की बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना, 5,000 रुपये। 13,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको अभी तक हमने पेमेंट अभी नहीं करी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13,000 रुपये। साथ ही साथ हमने एडवांस पेमेंट भी कर दी है, तो एडवांस पेमेंट यहाँ पर आ जाएगी। एडवांस पेमेंट जो हमने करी है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रीपेड, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये कितना है, 13,000 रुपये, बस इतना जाएगा, बाकी का कुछ आएगा नहीं, आपने देख ही लिया है। अब यहाँ पर आप कई बार पूछते हैं कि बैलेंस शीट तो मैच नहीं कर रही है। भाई बैलेंस शीट मैच कैसे कर जाएगी,
ये तो हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, केवल एक ही आइटम की तो चर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल आइटम की। तो बैलेंस शीट कैसे मैच कर जाएगी? जब तक हम पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना बना लें, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना कर लें, तब तक कैसे मैच कर जाएगी बैलेंस शीट हमारी? बिल्कुल नहीं कर सकती है। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था आज का, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल आइटम। यहाँ पे कुछ भी स्टॉक आ सकता है, जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ। मेडिसिन हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन बता देगा। ठीक है, जनरली यहाँ पे यही वर्ड ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। तो ये था फुल फ्लैज कॉन्सेप्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसकी प्रैक्टिस करनी है अब हमें आगे चल करके। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस आज करा दिए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे हम कई सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद आपने होमवर्क क्या करना है? होमवर्क में आपने करना है इसी वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। मैंने आपको वैसे बता ही रखा है आपने करना कैसे। टी.एस. ग्रेवाल आपके पास बुक है या फिर डी.के. गोयल बुक है आपके पास में, उसमें एक्सरसाइज में बड़े अच्छे से मेंशन किया जाता है कि टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक क्या है। जैसे वहाँ आप देखना एक्सरसाइज में लिखा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल आइटम, उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे अब आप वो सारे कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। वो आप होमवर्क में ज़रूर करिएगा, चाहे आप टी.एस. ग्रेवाल से करें चाहे आप डी.के. गोयल से करें। ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी पूरी हो गई है, इतना कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में सीखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी डिटेल में बड़े अच्छे से सीखेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके, और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।